घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? क्वाड्रेटिक अपन अभी बहुपद पढ़ के आए हैं, है ना। तो बहुपद में जहाँ पे द्विघात शब्द आ रहा है, बहुपद में ऐसा द्विघात बहुपद बताइए। बहुपद में द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? द्विघात बहुपद का कोई एक एग्जांपल दीजिए ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, बहुपद आप लोग पढ़ के आए हैं अभी। ऐसा बहुपद जो जिसकी अधिकतम घात 2 हो वही द्विघात बहुपद कहलाता था। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में समीकरण आ गया। तो समीकरण क्या होता है? किसी भी बहुपद को अगर जीरो के तुल्य रख देते हैं अपन, किसी भी बहुपद को जीरो के तुल्य रख देते हैं तो वह समीकरण कहला जाता है। तो ax² + bx + c ये इसका जर्नल फार्मूला है ना। इस फार्मूले में अपन को चलना है। ax² + bx + c ये एक द्विघात बहुपद है। इसको जब हम जीरो के तुल्य रख दिए, जीरो के बराबर रख दिए, तो यही हमारा समीकरण कहला गया। तो ये द्विघात बहुपद की एक्चुअली में डिफिनीशन है यही। यहाँ पे एक चीज़ अपने को देखना है कि a b c ये तो रियल नंबर होने चाहिए, है ना। ये रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा प्रोडक्ट, क्योंकि ये जीरो तो ये पूरा जीरो, तो ये प्रोडक्ट ही जीरो। तो जब ये पूरा निपट जाएगा तो फिर द्विघात तो बचेगा नहीं। जैसे अपन कुछ अलग अलग एग्जांपल लेके देखते हैं। a का मान 1, b का मान -2, c का मान 3 लेके पहला समीकरण बनाते हैं। तो क्या बनेगा? x² - 2x + 3 = 0। पहली समीकरण अपनी ये बनी। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं a = 7, b = 0, c = 1। तो यहाँ से बनेगा 7x², b 0 है तो ये पूरा प्रोडक्ट। हाँ, वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे दो चर नहीं है, यहाँ पे एक चर है। x एक ही चर है, वहाँ पे दो चर x और y आते थे, यहाँ पे केवल एक चर है। ठीक है, तो ये 7x² हुआ, b इसका गुणांक है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा। c क्या होगा? +1। तो ये भी द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे समीकरण में बहुपद की घात 2 है, तो द्विघात समीकरण। तीसरा बनाते हैं a = 0, b = 3 और c = 7। तो a = 0 है तो 0 × x² + 3x + 7 = 0। तो ये तो पूरा प्रोडक्ट ही जीरो हो गया। ये 3x + 7 बचा बराबर 0, ये 3x + 7 = 0। अब बताइए क्या यह समीकरण आपको द्विघात दिख रहा है? द्विघात का मतलब जहाँ बहुपद की घात 2 हो, और ये तो रैखिक समीकरण बन गया। तो हमेशा ये कंडीशन याद रखना है, कभी भी जनरल फॉर्म द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म हमेशा ax² + bx + c = 0 इस रूप में होगा। a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए, और a कभी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर a जीरो हो गया तो वह एक समीकरण तो है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण में हम यह जानते हैं कि बहुपद जो भी है समीकरण की जो घात है, डिग्री हमेशा 2 होगी, बहुपद की घात हमेशा 2 होगी। ये हमारा द्विघात समीकरण का बेसिक इक्वेशन है। नहीं फॉलो होगी ये वाली। इसमें क्यों? क्योंकि a = 0 आ गया। जहाँ a = 0 आया तो ये पूरा प्रोडक्ट ही आपका जीरो हो गया। ये जब प्रोडक्ट ही आपका जीरो हो गया तो भाई स्क्वायर वाला तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं होगा, यह रैखिक समीकरण कहला जाएगा, है ना। तो ये बेसिक चीज़ थी बस। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यही रहेगा हमेशा। मानक रूप हमेशा मानक रूप यही रहेगा। अब मान लो कोई ऐसी इक्वेशन लिखी है 1 - 3x + 7x²। तो पूछेगा बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम पूरे समीकरण में, इस पूरे इक्वेशन में ये देखेंगे बहुपद की घात 2 है क्या? तो अधिकतम घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। हाँ है, बस ये अरेंज नहीं है सही ढंग से, है ना। इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से, तो हमको क्या है कि हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा ये वाला जिसमें सबसे ज़्यादा घात हो, है ना, सबसे अधिकतम घात, फिर उसके बाद उससे कम घात, फिर तो ये। ठीक है, इस रूप में। अब ये रूप इसके जैसा भी है, ax² + bx + c। तो इस रूप में अपने को सिस्टमेटिक लिख लेना है। बाकी सबसे पहले तो ये देखना कि हाँ समीकरण द्विघात है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है इसकी, तो द्विघात समीकरण है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी द्विघात समीकरण की यही थी। अब इसमें हमको क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को समझ के कन्वर्ट करना है द्विघात के रूप में, फिर हल करना है। हाँ, अभी बेसिक हम इसकी इन्फॉर्मेशन समझ लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना सीखे हैं कि द्विघात समीकरण आखिर है क्या। अब द्विघात समीकरण के क्वेश्चन बनाएंगे, उसको हल करके वहाँ से वैल्यू निकालना है। जैसे अभी
पिछली यूनिट में दो चर वाले वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमेशा दो चर लेते थे। जैसे पिता की उम्र x है, बेटी की उम्र y है, लेकिन यहाँ पे दो चर नहीं, एक ही चर आएंगे। पिता की उम्र x है और बेटी की उम्र, उसमें ऐसा देगा कि दोनों की उम्र 40 है, मतलब दोनों की उम्र का योग 40 है, जिसमें पिता की उम्र x है और बेटी की उम्र बताइए। तो बेटी की उम्र क्या होगी भाई, जब दोनों का योग 40 है और पिता की x है, हमको पता चल गया, तो पिता में इसमें 40 में पिता की उम्र घटा दो तो जो आएगी वो बेटी की उम्र, ये बेटी की उम्र हो गई। तो हमको वेरिएबल चर एक ही लेना है, दूसरा चर नहीं लेके आना। तो उसका अगर यूजर साइड करेंगे तो 0 रखेंगे। देखो ये बोला था कि पिता की उम्र, पिता और पुत्री की उम्र 40 है, योग पिता और पुत्री की उम्र का योग 40 है, जिसमें से पिता की उम्र x है, पिता की उम्र x है, तो पुत्री की उम्र क्या होगी भाई, जब दोनों का योग 40 है तो पिता की उम्र घटा दो, है ना। तो 40 में पिता की उम्र घटा दिए, तो ये जो प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को हम पुत्री की उम्र कह देंगे। इसको कोई वेरिएबल का नाम नहीं देंगे, पुत्री की उम्र यही हो जाएगी। इसको हम कोई वेरिएबल y नहीं, पिता और पुत्री की उम्र का योग, पिता पुत्री की उम्र का योग 40 है, जिसमें तुमको पिता की उम्र दिया है, ठीक है। तो पुत्री की क्या होगी, 40 में घटा दो, वही ना होगी भाई। 40 दोनों का योग है, पिता की उम्र 31 साल है, तो पुत्री की क्या होगी, 40 में 31 घटाओगे तो 9 होगी। बस वही चीज़ तो वेरिएबल में समझा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस द्विघात समीकरण में क्या करना है, हमको दो वेरिएबल नहीं लेना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आएंगे। यहाँ पे एक ही वेरिएबल लेना है, दूसरे जैसे पिता की उम्र एक वेरिएबल x मान लिए और पुत्री की उम्र को x के टर्म में ही लाना है, y नहीं लेना है। y ले लेंगे तो द्विघात वाले में चला जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाना है, x और x मिलकर x स्क्वायर देगा, तब वो बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं तो और चीज़ें समझ में आएंगी।